बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हवाले से है कि न्यूटन ने जो कवानीन दिए मोशन के वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो न्यूटन ने एक किताब लिखी 1687 में जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका किताब का नाम था। उस किताब में उसने अपने लॉज को मेंशन किया, अपने कानून को, वो जो कानून उसने बनाए थे ग्रेविटी के, तो उन लॉज को उन्होंने मेंशन किया किस किताब में? प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। तो उसमें से मैं एक फर्स्ट लॉ पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? इन लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस लॉ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी will continues to do so until an unbalanced external force acts on it। लेकिन जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है। जब कोई बॉडी मूविंग के मोशन की हालत में होती है तो वो मूव ही करती रहती है जब तक कोई बैरूनी ताकत उस पर अमल ना करे। तो उसी को हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई बैरूनी फोर्स ताकत उस पर अमल ना करे। तो इसी को कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फिर अब मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें एक बॉल है, हम उसको फेंकते हैं। जब हम उस बॉल को फेंकते हैं तो वो, अगर हम रेजिस्टेंस को खत्म कर दें इस कायनात से, इस दुनिया से, इस जमीन से, तो वो मोशन की हालत में ही रहेगी वो बॉल जब तक उस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। इसी तरह अगर हम बात करें मोशन के हवाले से, मोशन के हवाले से बात करें तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेस्ट के हवाले से, रेस्ट के हवाले से अगर कोई बॉडी, फर्ज करें एक गिलास है वो मेज पे रखा हुआ है तो वो हमेशा हमेशा मेज पे रखा रहेगा जब तक कोई उसे उठाए ना। तो वो भी क्या हो गई? एक एग्जांपल हो गई। किस चीज की एग्जांपल हो गई? ये एग्जांपल होगी कि बॉडी जो है ना एक रेस्ट में है, तो ये रेस्ट की एग्जांपल होगी। तो यही न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया एक किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है किसी आने वाली चेंज को। कोई तब्दीली किसी चीज में आती है, किसी बॉडी की रेस्ट में या मोशन में जो चेंज आती है ना, हर बॉडी उस चेंज को क्या करती है? उस चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। उसी को कहते हैं न्यूटन, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? कि वो जो रेजिस्टेंस करती है ना कोई बॉडी अपनी रेस्ट की हालत या मोशन की हालत को, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और आपको एक और बात यहाँ पर बताना जरूरी है, वो ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में ही एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फ्रेम इनर्शियल नहीं है, उसकी मोशन कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पर ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होल्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फ्रेम कौन सा होना चाहिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें होल्ड करते हैं। उसकी जो मोशन फर्स्ट करें, यहाँ पर जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ क्या है? अर्थ को हम अप्रोक्सीमेटली क्या कर देते हैं कि ये इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम है। जमीन हमारी क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम है। इसलिए जो है ना ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें होल्ड करता है। चले अब हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन then it produces acceleration in the direction of the motion। अगर कोई बॉडी किसी तरह मूव कर रही है, अगर उसकी हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। वो जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स करेंगे, जितना ज्यादा उसमें हम फोर्स लगाएंगे बॉडी को मूव कराने के लिए, उतना ही ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसी तरह उसकी जो मैस है, जितना बॉडी का मैस होगा उस मैस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना ही उसका
उसके ऊपर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो कम होगा। यानी कि हम उसको इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। कि जो जितने हम किसी फर्ज करें ये बॉडी है, इसके ऊपर जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ से, एक्सेलरेशन क्या होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पे उतना ही ज्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, बट एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फर्ज करें इस बॉडी का मास हम बढ़ा दें तो उतना उसमें एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास ये बनता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम के। अगर हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो ये हमारे पास बनता है के एफ ओवर एम के। तो के हमेशा जो है ना ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर एयर, हवा के लिए हम इसकी वैल्यू फर्स्ट करें 1 रख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, इधर k की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f ओवर m के। तो हमारे पास ये m डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो फोर्स है ना, फोर्स वो हो जाएगी m a के इक्वल। तो ये हमारा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो ये जाहिर करता है कि फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ये एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट भी मैं बता दूं। जो फोर्स है ना वो फोर्स का यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट, क्या होता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, अब न्यूटन वो फोर्स है जब हम अगर कोई बॉडी किसी अगर हम इससे डिफाइन करें, अगर कोई फोर्स किसी 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे तो उसकी फोर्स 1 न्यूटन होगी। तो जो मैं बता देता हूं, व्हेन a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, then force will be 1 न्यूटन। फोर्स क्या होगी 1 न्यूटन। इसको हम इस तरह भी शो करते हैं 1 न्यूटन, एन से शो करते हैं। तो देखें ना न्यूटन क्या होती है, न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा सॉरी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की बॉडी में। तो हमारे पास फोर्स क्या होगी 1 न्यूटन होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये इक्वेशन है इसकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। उम्मीद है आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ये देखें ना, ये डायरेक्शन है, जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स the magnitude of this acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। इनके जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। तो ये रिलेशन से हमने ये साबित कर लिया और ये हमने इसका एंड में 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर दिया। तो उम्मीद है आपको न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझ आ गया होगा। तो अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन हो गया है, न्यूटन का थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। चले मैं यहां पर ना न्यूटन का थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे एक्शन की फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे रिएक्शन की फोर्स लगाती है, और वो क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब ये देख लें कि ये फर्स्ट करें, ये फोर्स है F12 जो वन बॉडी 2 पे लगा रही है, तो ये इक्वल होगी माइनस F21 पे, ये 2 फोर्स है जो 1 पे लग रही है, यानी कि इसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। फर्ज करें ये जो एक बैलून है उसमें हम हवा भरें और उसको छोड़ें, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, जब वो हवा नीचे की तरफ निकलती है तो वो एक्शन होता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर दोबारा बैलून ऊपर की तरफ जाता है तो वो रिएक्शन की फोर्स होती है, और वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस always acts on different bodies। एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स हमेशा क्या लगती हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। किन पे लगती हैं, डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्सेस अमल करती हैं। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ था। तो उम्मीद काफी है कि आपको ये बातें समझ आई होगी। मैंने इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, आपको एग्जांपल दी थी बैलून की और रॉकेट जो हम फायर करते हैं, आपने देखा रॉकेट के अंदर जो गैसेस जलती है ना, वो गैसेस के जलने से वो पीछे की तरफ जब वो फोर्स लगाती है उसे एक्शन कहते हैं, और रिएक्शन के दौरान हमारा रॉकेट क्या है, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो वो रिएक्शन फोर्स होता है। तो ये थे न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज 3 लॉज ऑफ मोशन वेरी carefully and clearly. I think you understand these laws, so thank you so much.